अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपका फिज़िक्स का सुपर ग्रैंड टेस्ट डिस्कस करेंगे और इस तरह से आपका जो है ये सेशन इख्तिताम को पहुंचेगा। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। तो बेटा पहला सवाल देखें, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम फोर्थ शेल टू फर्स्ट शेल। तो बेटा किसी भी हायर शेल में से जब ग्राउंड शेल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो पॉसिबल जो नंबर ऑफ लाइंस एमिट होती हैं उनको निकालने का फार्मूला है। वो फार्मूला जो है वो आपने याद कर लेना है। नंबर ऑफ एमिटेड लाइंस, नंबर ऑफ एमिटेड पॉसिबल लाइंस, पॉसिबल लाइंस, उसके लिए फार्मूला शायद पहले भी डिस्कस किया हो, n इंटू एन माइनस वन ओवर टू। यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ हायर ऑर्बिट है, नंबर ऑफ हायर जहाँ से जंपिंग करनी है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन ने वापस आना है। तो इस केस में हमारा हायर ऑर्बिट फोर्थ शेल है, तो n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो इधर भी 4 आएगा, 4 माइनस वन ओवर टू, तो ये होगा 4 और इधर 4 माइनस वन 3 हो गया, ऊपर 12 आ गया, नीचे 2। तो इस तरह से 6 लाइन्स एमिट होंगी। पॉसिबल लाइन जो एमिट हो सकती हैं वो 6 हो सकती हैं। ये 4 से थर्ड में भी आ सकता है, 4 से सेकंड में भी आ सकता है, 4 से फर्स्ट में भी आ सकता है, और अगर थर्ड में आ गया थर्ड से फिर सेकंड में आ सकता है। यानी ये सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे डिस्कस की जाती है। एनी हो तो इसका अल्फा करेक्ट आंसर है बेटा। नेक्स्ट है, द परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव मटेरियल लेफ्ट आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स। नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है वो कितनी है? 5। आफ्टर 5 हाफ लाइफ जो है, जो डिके एटम्स हैं, सॉरी ओरिजिनल जो क्वांटिटी रह गई है लेफ्ट, वो निकालनी है। तो बेटा उसका फार्मूला हमारे पास है ओरिजिनल क्वांटिटी को निकालने का। नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स आफ्टर एनी हाफ लाइफ्स जो है उसको हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। एन यहाँ पे अनडिकेड एटम्स हैं और एन नॉट ओरिजिनल एटम्स हैं। हमारे पास अगर हाफ लाइफ जो है वो 5 ली जा रही है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 5 हैं, तो इस तरह से फिर ये 1/32 एन नॉट आ जाएगा। ये तो हमारे जो है वो अनडिकेड एटम्स आ गए। इसकी परसेंटेज निकालना हो तो क्या होता है, ऊपर जितने भी अनडिकेड एटम्स हैं, नीचे ओरिजिनल एटम्स इनटू 100। इससे हमारे पास जो है वो परसेंटेज आ रहेगी। तो अनडिकेड एटम्स 1/32 इंटू एन नॉट है, और नीचे ये एन नॉट ओरिजिनल एटम्स आ गए और इंटू 100। तो ये जब करेंगे तो ये 3% अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा हमारे पास। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है बेटा। As shown in the figure, the rod is in equilibrium. The weight of the rod will be। बेटा ये रॉड जो है इक्विलिब्रियम में है अगर है, तो इस कंडीशन में हमने रॉड का वेट निकालना है। रॉड की जो टोटल लेंथ है वो 4 मीटर है, ठीक है। और आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है, और रेगुलर शेप जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही होता है जो उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर है। तो अगर ये टोटल इसकी लेंथ 4 मीटर है, तो बताएं इसका जो सेंटर होगा वो 2 मीटर पे नहीं होगा, 2 मीटर लेफ्ट से, 2 मीटर राइट से। तो ये मैं यहाँ पे इसके सेंटर पे इसके वेट को शो कर रहा हूँ, जहाँ पे इस रॉड का वेट ऐड कर रहा है, इसको W कह लेते हैं, ठीक है। और पिवट पॉइंट से ये डिस्टेंस पे कितना बनेगा, अगर हम देखें तो पिवट पॉइंट से राइट एंड का जो टोटल डिस्टेंस है वो 3 है। तो अगर ये हमारे पास यहाँ से देखें तो इधर ये 1 है, तो ये कितना होगा, 1 मीटर डिस्टेंस पे ये पिवट पॉइंट है ना इस तरफ। तो बताएं यहाँ पे फिर ये डिस्टेंस जो है वो अगर मिड लेते हैं तो ये 1 मीटर ये होगा, ऐसी है ना। सेंटर पॉइंट पे कहाँ पे बनेगा 1 मीटर। अगर ये पिवट पॉइंट 1 मीटर पे है तो 1 मीटर और इधर आएंगे तो तभी जो है वो हमारा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट बनेगा। खैर अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे राइट साइड पे 2 फोर्सेज हैं, लेफ्ट साइड पे एक फोर्स है,
और इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज टार्क। तो राइट साइड के दोनों जो टॉर्क हैं वो क्लॉकवाइज हैं, इनका सम अगर करें तो कैसे निकालेंगे? पहली फोर्स हमारी W हो गई और इसका मोमेंट आर्म 1 मीटर हो गया, प्लस और ये दूसरी फोर्स हमारे पास 100 न्यूटन हो गई और इसका मोमेंट आर्म 3 हो गया। और इसको हम बराबर करेंगे लेफ्ट साइड जो फोर्स है उसके टॉर्क के बराबर, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, 400 फोर्स हो गई और इसका मोमेंट आर्म 1 है। तो इस तरह से ये W और ये 100 इंटू 3 300 हो जाएगा, ये उधर जाएगा। 400 में से 300 को माइनस करें तो ये हमारे पास 100 न्यूटन वैल्यू आ जाएगी। तो वेट ऑफ रॉड जो है वो 100 न्यूटन बनता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है बेटा। नेक्स्ट है बेटा, ये प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली फेंका गया है 490 मीटर हाइट से। तो हाइट मीन वर्टिकल, यानी इस तरह का केस है, ये समझ लें कि यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है जिसकी जो टोटल हाइट है वो 490 मीटर है, ठीक है। तो किस वेलोसिटी से फेंका है वो वेलोसिटी भी दी जा रही है। चूंकि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल दी गई है तो इनिशियली सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी कह सकती हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रू द मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। चलो जी, ये हमारे पास 80 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई। अब कहा यह जा रहा है कि कितनी दूर जाकर ये गिरेगा, यानी इस क्लिफ के बिल्कुल नीचे आ जाओ, यहां से पॉइंट ऑफ रिटर्निंग तक कितना डिस्टेंस है, यानी x निकालना है हमने। तो बेटा x निकालने के लिए हम प्रोजेक्टाइल पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करें अलोंग x एक्सिस, तो वो रिड्यूस होके क्या बनती है vx इंटू टी, ठीक है। और vx जो है ये हमारे पास vx तो यहाँ पे गिवन है, ये vx इंटू टी वाला कैसे बना, क्योंकि s इज इक्वल टू vi/t प्लस हाफ a t स्क्वेयर। और जब इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे अप्लाई करेंगे, अगर इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखें तो s की जगह पे आ जाएगा हमारे पास x, और इधर ये vix हो गया इंटू टी हाफ ax t स्क्वेयर। और आपको पता है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 होता है, तो इस तरह से x इज इक्वल टू vix इंटू टी, चाहे इसको शुरू की जो दी गई वेलोसिटी से vix कह लें या vx कह लें। अब vix जो है वो तो 80 है, टाइम का नहीं पता। टाइम को निकालने के लिए हम y एक्सिस के लॉन्ग सेकंड इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो ये जो s इज इक्वल टू वी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर है, इसको y एक्सिस के लॉन्ग लिखें तो इस s की जगह पे y आ जाएगा, v की जगह पे v है, y आ जाएगा, इधर t आ जाएगा, हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। और आपको पता है कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियली सारी की सारी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल है। तो वी आई वाई 0 होने की वजह से इधर 0 पुट करेंगे, और एक्सीलरेशन चूंकि g के बराबर है तो हाफ जी टी स्क्वेयर, यहां से हम t निकालेंगे बेसिकली। तो t हमारे पास आ जाएगा 2y ओवर जी स्क्वेयर रूट। तो इसमें वैल्यूज पुट करते 2y की वैल्यू जो है वो 490 है, और नीचे हमारे पास जो है वो आ जाएगा g जो कि 9.8 के बराबर है, ठीक हो गया। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 बनेगा, और नीचे 9.8 है। अगर इसको मैं इसका डेसिमल खत्म करूं तो एक 0 ऊपर आ जाएगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो ये ऊपर आ गया हमारे पास 100, तो 100 का स्क्वायर रूट जो है वो 10 आ जाएगा, 10 सेकेंड। तो अब इसको इधर हम पुट करें 80 इंटू टी की जगह पे 10, तो ये हमारे पास 800 मीटर डिस्टेंस बनता है। ये आपकी बुक में न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल की तरह का ये एमसीक्यू बनाया हुआ है, तो इसमें बीटा ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। ए पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.7 मीटर इज पुल्ड सो दैट इट्स बॉब मैस हमें दे दी है, बॉब मैस हमारे पास है 0.2 kg,
ठीक है, ये तो बहुत मैस हो गई। और जो हाइट है वो हमारे पास है 0.1 मीटर। ये हाइट कहाँ से है? ये रेस्टिंग पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से, यानी पेंडुलम अगर ग्राउंड से देखें तो ये जो हाइट है ये हमें दे दी है इसकी, ये इसकी मेन पोजीशन है, ये 0.1 मीटर हाइट है। आप इसको जब छोड़ते हैं किसी एक्सट्रीम पोजीशन से, ये वाइब्रेट कर रहा होता है। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, अच्छा सॉरी, ये हाइट जो है ये बेसिकली यहाँ से नहीं है, बल्कि ये हाइट उस पॉइंट से है जहां से इसको छोड़ना है एक्सट्रीम पोजीशन पे, जब वो है 0.1 मीटर। ठीक है जी। तो जब बेटा ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो उस वक्त तो इसके पास सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी ना। अब जब ये वापस आएगा मेन पोजीशन पे तो सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो आपने मेन पोजीशन पे स्पीड को बताना है, वेलोसिटी को बताना है। तो फिर यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन को अप्लाई करेंगे कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो वो mgh इज इक्वल टू हाफ mv², ऐसे ही करेंगे ना। और के साथ कैंसिल होगा और v की वैल्यू यहाँ से आ रही है 2gh²। तो ये 2 एज इट इज g की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वो हमारे पास आ रही है 10 ले लेंगे, h की वैल्यू 0.1 है, ठीक हो गया। h की वैल्यू 0.1 है तो ये 10 इंटू 0.1 1 हो जाएगा, तो ऊपर स्क्वायर रूट भी है तो 2 का स्क्वायर रूट जो है ये 1.4 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो 1.4 बनता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो बेटा पेंडुलम जो है वो जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जहां से उसको छोड़ना है वहां पे उसकी हाइट जो है वो 0.1 मीटर हमें गिवन है। और कहा जा रहा है कि जब ये मूव करके मेन पोजीशन पे आती है तो अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, तो बेसिकली उस वक्त सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन को अप्लाई करेंगे। ए ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू लाइट 140 वाट 24 वोल्ट लैंप, यानी ये आउटपुट ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे जो हम लगा रहे हैं उसकी पावर कितनी है, ये आउटपुट पावर कह लें ट्रांसफार्मर की कितनी होनी चाहिए 140 वाट, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो 24 वोल्ट है। और इसको हमने ऑपरेट करना है, मेन जो इनपुट है वो कितना वोल्टेज है 240 वोल्ट से ऑपरेट करना है। ठीक, द करंट इन द मेन में जो करंट है प्राइमरी करंट वो अगर हमारे पास 0.7 एम्पियर है, मेन इनपुट पे जो करंट है। द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज, हमें एफिशिएंसी निकालनी है। तो बेटा एफिशिएंसी होती है आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर इनटू 100। तो आउटपुट पावर तो हमारे पास बनेगी जो लैंप ऑपरेट करना है बेसिकली उसी को हमने आउटपुट पे लगाना है ना, तो उसकी जितनी भी पावर होगी वो हमारी आउटपुट पावर होगी। और इनपुट पावर में हमारे पास आ जाएगा VI फार्मूला अगर लगाएं इनपुट पे तो IP इंटू VP, इस तरह से अप्लाई करेंगे। ये हमारी इनपुट पावर हो गई IP इंटू VP। तो अब वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो ऊपर 140 आ गया, प्राइमरी करंट हमारे पास 0.7 है और वोल्टेज कितना है 240 है और इधर साथ 100 आ जाएगा। तो इसको अब जब ये जो 240 का 0 है जब इससे मल्टी 7 आ जाएगा यहाँ पे ऊपर 14 इंटू 10 पावर 3 हो जाएगा और नीचे 7 इंटू 24 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, ये कैंसिल करें अगर तो उधर 2 ऊपर रह गया, कैंसिल करने के 1/12 आ जाएगा, 1/12 इंटू 10 पावर 3 का मतलब 1000। तो 1000 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 83% आ जाएगा। तो एफिशिएंसी जो है वो 83% हमारे पास बनती है। बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है बेटा।
आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मेटल इज बेस्ट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए विजिबल लाइट से अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक बेस्ट जो है वो सोडियम है, ठीक है ना। IR से सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज सिल्वर, वो भी पढ़ी है आपने, UV से भी करना हो, IR से करना हो, तो विजिबल से जो है वो सोडियम या पोटाशियम इस्तेमाल होती है, तो इसमें सोडियम जो है वो करेक्ट आंसर बेटा, बीटा ऑप्शन। If the distance between charged plates of a capacitor increases, keeping the electric field between the plates remains unchanged. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज नहीं करते और डिस्टेंस को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इंक्रीज करते हैं, E अगर कांस्टेंट रखें लेकिन अगर D बढ़ाएं तो D के बढ़ाने से V भी बढ़ेगा, और अगर V बढ़ेगा तो एनर्जी स्टोर का जो फार्मूला है हाफ CV²। इसमें अब चूंकि V जो है वो बढ़ेगा तो V के बढ़ने की वजह से एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक हो गया बेटा, एनर्जी भी बढ़ेगी। वैसे तो एक और चीज भी है कि कैपेसिटेंस जो है वो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, A ε0/d है। तो इस चीज को देख के अगर आप देखो तो इसमें आप कहोगे कि D जो है यहां भी आ रहा है, तो D के बढ़ने से C तो कम होगा, C कम होगा, लेकिन V बढ़ेगा, चूंकि V का स्क्वायर है तो स्क्वायर का इफेक्ट ज्यादा होगा। C में C का स्क्वायर नहीं है, और D चूंकि यहाँ पे आएगा अगर, तो D की वजह से C कम तो होगा, लेकिन कमी का इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं जितना कि अजाफे का इफेक्ट होगा, क्योंकि V का यहाँ पे स्क्वायर है और V बढ़ने की वजह से स्क्वायर भी चूंकि उसका हो रहा है, तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। तो इस तरह से इसमें इंक्रीज आ जाएगा। इसमें अल्फा ऑप्शन करेक्ट आंसर बेटा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी बेटा आसान ही है। ये जो 6 और 6 है यहाँ पे, ये आपस में पैरेलल है, तो अगर ये पैरेलल हैं तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 की क्या बन जाएगी, 3 हो जाएगी, और इस तरह से ये 3 3 3 3 तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगी, यानी 6 जो पैरेलल है ये वाली, इनकी जगह पे जो है वो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 बन गई। तो अब ये तीनों को ऐड करके सीरीज रेजिस्टेंस जो है वो टोटल निकाली जा सकती है, जो कि 9 ओम बनेगी। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। When an electron enter in a magnetic field, it starts moving in circular path. Then which of the following quantity of electron remains same? बेटा आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कल में रिवॉल्व करता है तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फोर्स उसको सर्कल में रिवॉल्व करवाती है, और मैग्नेटिक फोर्स एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, और डिफ्लेक्टिंग फोर्स स्पीड को चेंज नहीं करती, सिर्फ डायरेक्शन और मोशन को चेंज करती है। और अगर स्पीड चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, वो तो स्पीड पे डिपेंड करती है, हाफ mv²। v यहाँ पे स्पीड है, तो अगर स्पीड में चेंज नहीं आएगी तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगी। तो थ्रू द सर्कुलर मोशन जो है वो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, मोमेंटम तब्दील होगा, चूंकि स्पीड तो चेंज नहीं हो रही लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, और वेलोसिटी यहाँ बाकी दोनों ऑप्शन में भी चेंज आ रही है, सिर्फ बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। The value of the molar specific heat of a gas under isothermal process। बेटा अगर आप देखें कि स्पेसिफिक हीट जो है उसका जो फार्मूला है, उसको अगर आप देखो तो फार्मूला हमारे पास है, हीट अगर एडिड जो है उसको लिखना चाहिए NC डेल्टा T। तो यहाँ से C की वैल्यू अगर लिखें तो Q इज इक्वल टू N डेल्टा T। और फॉर आइसोथर्मल अगर बात करें, आइसोथर्मल प्रोसेस, बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस में तो आपको पता है कि टेम्परेचर में चेंज आती नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा टी यहाँ पे 0 होगा, और अगर इसको 0 पुट करें तो n इंटू 0, तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी आ जाएगी। तो इस केस में मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो इन्फिनिटी बनती है। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट आंसर है बेटा। एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इन अ कंटेनर अगर देखें तो कंटेनर के अंदर एवरेज वेलोसिटी उसकी 0 होती है, ठीक है ना। अगर वो एक वॉल के साथ कोलाइड करता है v वेलोसिटी के साथ तो बाउंस बैक होगा तो -v वेलोसिटी के साथ, तो जब इनकी एवरेज लेंगे तो वो 0 आ जाएगी।
तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बेटा। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पाथ डिफरेंस जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 500 नैनोमीटर है। 5 इंटू 10 पावर -7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें वैल्यू ऑफ वेवलेंथ निकालनी है सेकेंड ऑर्डर मिनिमा के लिए। किसके लिए? सेकेंड ऑर्डर मिनिमा के लिए। यानी m की वैल्यू सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होगी? सेकेंड ऑर्डर मिनिमा के लिए 1 लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के लिए m की वैल्यू 0 होती है, सेकेंड ऑर्डर मिनिमा के लिए m की वैल्यू 1 होती है, थर्ड ऑर्डर मिनिमा के लिए m की वैल्यू 2 होती है, m की वैल्यू ऑर्डर से 1 कम होती है। ठीक हो गया मिनिमा के केस में। तो अब आपने लैम्डा निकालना है। तो बेटा वेव पाथ डिफरेंस फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो हमने पढ़ा हुआ है m प्लस हाफ इंटू लैम्डा, ये फॉर्मूला है ना। तो m की वैल्यू अगर 1 पुट कर देते हैं तो ये इंटू लैम्डा, ये बन जाएगा 3/2 इंटू लैम्डा। इधर पोटेंशियल पाथ डिफरेंस कितना है? वो हमारे पास 5 इंटू 10 पावर -7 मीटर है। तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो 2/3 इंटू 5 इंटू 10 पावर -7, तो ये ऊपर 10 आ जाएगा, 10 इंटू 10 पावर -7, नीचे आ गया 3। तो ये 10/3 करेंगे तो 3.3 इंटू 10 पावर -7। और अगर मैं इसको अपने ऑप्शन में देखूं तो ऐसी ऑप्शन नजर नहीं आ रही, लेकिन एक और ऑप्शन नजर आ रही है -6 पावर के साथ। तो वो बनाई जा सकती है कि अगर डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके आए तो 10 की पावर 1 प्लस हो जाएगी यहाँ पे, और -7 में जब +1 आएगा तो -6 बच जाएगा। तो ये हमारे पास जो वेवलेंथ की वैल्यू बनती है वो 0.33 इंटू 10 पावर -6 बन रही है। तो बीटा ऑप्शन है इसको करेक्ट आंसर बेटा। फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की जो बात हो रही है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले लेते हैं। और वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो हम यहाँ पे 500 नैनोमीटर लेते हैं। ये बन जाएगी 5 इंटू 10 पावर -7 मीटर। हमें स्लिट विड्थ यानी d निकालना है। तो बेटा d साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, तो d विल बी इक्वल टू n लैम्डा ओवर साइन थीटा। तो n की वैल्यू 1 है, लैम्डा की वैल्यू 5 इंटू 10 पावर -7 है, और साइन थीटा की जगह पे 30 आ गया। साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो ये 5 इंटू 10 पावर -7 ऊपर है, नीचे 1/2 आ जाएगा। ये 2 ऊपर जाके अगर मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर ये 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10 पावर -7। तो ये 1 इंटू 10 पावर -6 आ जाएगा बेटा। ठीक है मीटर में। तो इसको अगर ये मीटर में है, अगर इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो मीटर की जगह पे क्या पुट कर दें? मीटर की जगह पे हम यहाँ पे +2 10 पावर 2 सेंटीमीटर पुट कर दें, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। तो ये अगर पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 इंटू 10 पावर -4 मीटर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बीटा बन रहा है। A mass spring system is oscillating with amplitude A. The kinetic energy will equal to the potential energy when the displacement is. आपने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है वो जहां पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। तो हम इस कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को बराबर लेके यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है उसका जनरल फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर है, और काइनेटिक एनर्जी का हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स नॉट चूंकि यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड है तो उसको हम ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, बुक क्वेश्चन में ये बताया है। तो ये इस माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। तो ये के से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 2
और अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो a/√2 आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास आंसर जो है वो सी बनता है। इस डिस्प्लेसमेंट पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होंगे। बेटा द ग्राफ रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ कार स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रही है और उसका वीटी ग्राफ जो है वो बताया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताया हुआ है। हाउ फार कार डज ट्रेवल बिटवीन t=2 सेकेंड टू t=5 सेकेंड। यानी इस फिगर में देखें तो ये t=2 सेकेंड से 5 सेकेंड तक जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो निकालना है। तो बेटा 2 से 5 तक जितना भी वीटी ग्राफ है उसके अंदर एरिया निकाल लें, तो वो एरिया आपको डिस्टेंस कवर देगा। तो ये एरिया एक रेक्टेंगल का एरिया बन रहा है। तो ये रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू विड्थ। तो यहाँ पे लेंथ अगर देखें तो टोटल हाइट जो है उसको लेंथ ले लें, टोटल हाइट कितनी बन रही है 12, लेंथ 12 हो गई और विड्थ जो है वो 2 से 5 तक कितनी बनेगी 3। तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये 36 मीटर टोटल डिस्टेंस बनेगा 2 to 5 सेकेंड में। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, ए बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहाँ पे 10 मीटर है और जो फोर्स है वो यहाँ पे 5 न्यूटन है और जो वर्क होता है इस केस में वो बता दिया 25 जूल है। ठीक है, और हमें कहा जा रहा है कि एंगल बताएं, जो एंगल बना एंगल क्या होगा, तो W=FD cos ऑफ थीटा। तो यहां से cos थीटा जो है ये बन जाएगा FD/W। F की वैल्यू 5 है और ये D 10 है और नीचे W कितना है 25 है, ऊपर हो जाएगा 50 नीचे 25। तो ये थोड़ा सा W ऊपर आएगा, ये उलट हो गया, ये मैंने थोड़ा इसको उलट लिख दिया, इसको ऐसे नहीं बल्कि जो हमारे पास ये बनेगा W/FD। तो ऊपर जो है वो हमारे पास W जो है वो आएगा 25, नीचे फोर्स 5 है और ये 10 है, तो 25/50। तो ये 1/2 आ जाएगा। तो आपको पता है किस एंगल के लिए cos की वैल्यू 1/2 होती है, वो है हमारे पास 60 डिग्री। तो इसमें हमारे पास 60 डिग्री आंसर आ गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है बेटा। When two quantities are divided, the total uncertainty in the result। ये तो बेटा बुक में है कि डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, अगर दो क्वांटिटीज की, तो उस केस में टोटल जो अनसर्टेनिटी है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हासिल की जाती है और वो एडिंग से होती है कि एडिंग द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द क्वांटिटीज बीइंग डिवाइडेड या बीइंग मल्टीप्लाइड। तो इसमें डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है बेटा। द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द इनिशियल वेलोसिटी VI, उसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है AU इन VI वो है 1 मीटर पर सेकेंड। और इसके अलावा जो है वो प्रोडक्ट AT AU इन AT में जो AU है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। तो आपने फाइनल वेलोसिटी में AU निकालनी है, AU इन VF। तो बेटा इसके लिए फार्मूला अगर लिखें तो VF होता है VI प्लस AT। तो ये दो चीज़ें जो है वो ऐड हो रही, तो जब एडिशन हो रही हो तो उस केस में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है रिजल्ट की वो एडिशन से निकलेगी। तो दोनों की जो VI और AT की अनसर्टेनिटीज इनको ऐड कर दें 1 और 2 को, तो ये 3 हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा। 3 मीटर पर सेकेंड AU इन VF होगी। ए 2 kg ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर फेंका गया है एक ऑब्जेक्ट को जिसकी मैस में बता दी है 2 kg है और उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमें दे दी है 50 जूल है। इफ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन
फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क डन है उसे हम W कह लेते हैं, वो अगर 10 जूल है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, हाइट निकालनी है, और जबकि G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड लेनी है। तो बेटा ऊपर फेंकने में अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हाफ mv² इज इक्वल टू mgh कर देंगे। इसमें m के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमें चूंकि h चाहिए, h किसके बराबर हो जाएगा, v²/2g, v²/2g। तो बल्कि इधर कैंसिलेशन नहीं करनी हमने, इधर कैंसिलेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, बल्कि काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे, इसको बल्कि लिखेंगे ए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम mgh लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो तो 50 का 50 लॉस हो जाएगा, और इसमें जो मैस है वो नीचे आ जाएगी, g भी नीचे आ जाएगा और h इधर आ जाएगा। तो 50 मैस की वैल्यू हमारे पास 2 है, g की वैल्यू हमने 10 लेनी है, तो 50 ओवर नीचे आ गया 20, नीचे 50 ओवर 20 आ रहा है, हाँ जी 50 ओवर 20 आ रहा है। तो ये इसे कैंसिल करेंगे, तो 5 ओवर 2 जो है इसको जब करेंगे तो ये 2.5 आएगा, 2.5। तो इसमें करेक्ट आंसर बेटा बेसिकली 2.5 आता है। ये एक मिस्टेक है इसमें हाईलाइटेड आंसर में, तो 2.5 जो है वो आंसर हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर बनती है, 2.5 मीटर। नेक्स्ट है बेटा एक्सेलरेशन ऑफ 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर, यानी ये एंगुलर एक्सेलरेशन है 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर। इसको आपने रेडियन पर सेकंड में चेंज करना है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में। तो एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन। तो 1 रेवोल्यूशन की जगह पे 2 पाई रेडियन पुट कर दिया, और मिनट की जगह पे 60 सेकेंड, लेकिन इसका स्क्वायर भी है, ठीक है। 1800 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा ऊपर 3600, और साथ ये पाई है रेडियन, नीचे 60 का स्क्वायर करेंगे 3600, साथ ये सेकंड स्क्वायर, तो 3600 से कैंसिल, तो ये पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन बेटा करेक्ट आंसर है। ए कार इज मूविंग अलोंग द सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो 1000 मीटर है। हाउ मच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा निकालना है, इट कवर्स, थीटा हमें कैलकुलेट करना है। इफ इट हैज मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर अलोंग द ट्रैक, ट्रैक चूंकि सर्कुलर है तो उस पर जो डिस्टेंस कवर्ड है वो आर्क लेंथ है, बेसिकली वो 200 मीटर है। तो आपने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है, S इक्वल टू आर थीटा, और थीटा को आप निकाल सकते हो S ओवर आर करके। S की वैल्यू 200 है, और ये हमारे पास 1000 है, तो ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो ये 2/10 जो है ये 0.2 रेडियन के बराबर आ जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर बेटा डेल्टा बनता है। ए बॉडी रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल का रेडियस 2 मीटर है, और जो एंगुलर स्पीड है यहाँ पे वो 10 रेडियन पर सेकंड बता दी है। टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालनी है, v, टेंजेंशियल वेलोसिटी r ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा। तो r जो है वो यहाँ पे 2 है, और ओमेगा यहाँ पे 10 है, ये बन जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। ए बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल अंडर सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इफ द लीनियर वेलोसिटी एंड द रेडियस बोथ आर मेड ट्वाइस। तो सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स का पहले तो फार्मूला लिखते हैं, mv²/r। अब अगर आप क्या करते हैं कि लीनियर वेलोसिटी मीन स्पीड भी कह सकते हैं,
उसको अगर डबल कर दें, v को 2v कर दें, रेडियस को 2r कर दें, तो अब जो न्यू फोर्स है उसको f डैश कह लें। तो 2 का ऊपर चूंकि 2v का स्क्वायर करेंगे तो ये 4v स्क्वायर हो जाएगा, तो 4mv स्क्वायर आ गया ऊपर, नीचे 2r आ गया। तो ये जब कैंसिल करेंगे इधर 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये जो है ये हमारे पास ओरिजिनल फोर्स है जब रेडियस r था और स्पीड v थी, तो फोर्स बिकम्स डबल। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बेटा। When two springs of constant 4 न्यूटन पर मीटर और 8 न्यूटन पर मीटर आर जॉइंट इन सीरीज, अगर दो स्प्रिंग्स हैं उनको सीरीज में लगा दिया जाए, ठीक है, एक हमारे पास अगर फर्ज करो K1 है और एक K2 है, तो ऐसे केस में बेटा जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है वो रेसिप्रोकल सम से निकाला जाता है। अगर पैरेलल लगाएं तो सिंपल ऐड करके, और अगर सीरीज में लगाएं तो रेसिप्रोकल सम से। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यूज पुट करो, K1 हमारे पास 4 के बराबर है और K2 जो है वो 8 है, तो एलसीएम अगर लें तो 8 एलसीएम आ जाएगा, इधर 2 + 1, तो ये 3/8 बना, ये 1/k है, और K की वैल्यू जो है वो 8/3 न्यूटन पर मीटर आ जाएगी। तो डेल्टा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ए स्टार मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, जब भी कोई स्टार अर्थ से अवे मूव करेगा तो स्टार से आने वाली लाइट के लिए स्टार सोर्स है, तो सोर्स अर्थ के लिहाज से अवे जा रहा है। तो जब भी अर्थ ऑब्जर्वर बन गया तो सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जब भी कोई सोर्स ऑफ वेव्स ऑब्जर्वर से अवे मूव करे तो वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ता है, वेवलेंथ बढ़ती है, और वेवलेंथ बढ़ने का मतलब रेड शिफ्ट है, और वेवलेंथ कम होने का मतलब होता है ब्लू शिफ्ट। तो इस केस में चूंकि वेवलेंथ बढ़ेगी तो कौन सी शिफ्ट आएगी, रेड शिफ्ट। ये दो डॉपलर शिफ्ट हैं, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। डॉपलर शिफ्ट के दो नाम हैं। ये उस वक्त होते हैं जब सोर्स मोशन में हो, सोर्स की मोशन की वजह से डॉपलर शिफ्ट आती है। ठीक हो गया बेटा। तो इस केस में सोर्स इज मूविंग अवे, तो अवे मोशन में वेवलेंथ बढ़ना, वेवलेंथ बढ़ने का मतलब स्पेक्ट्रम इज शिफ्टिंग टुवर्ड द रेड कलर, तो रेड शिफ्ट आ गई, डेल्टा ऑप्शन बेटा। The frequency of the fundamental mode of vibration of a closed pipe of length L, closed pipe organ pipe होगा तो उस केस में फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है V/4L। ये तो कोई बहुत इशू नहीं है, आसान सा सिंपल फार्मूला लिखा हुआ है, बुक में भी बताया हुआ है इसको। और अगर दोनों एंड ओपन हो तो उस केस में फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी V/2L होती, उस केस में फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी V/2L होती, और वन एंड क्लोज हो तो फिर V/4L होती। खैर बेटा इसमें डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। ए स्टेशनरी वेव एस्टैब्लिश इन अ स्ट्रिंग विच वाइब्रेट्स इन 4 सेगमेंट्स, नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ लूप्स 4 हैं, और उस वक्त जो फ्रिक्वेंसी है उसे F4 कर लें, वो 120 हर्ट्ज है। हमें फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी F1 निकालनी है। तो बेटा हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग के अंदर जितनी भी फ्रिक्वेंसीज हैं उसको हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, Fn = NF1। तो F1 किसके बराबर होगा, Fn/n। ये हो जाएगा, अगर 4 सेगमेंट्स हैं तो F4/4। F4 की वैल्यू हमारे पास 120 है, और ये भी 4 से कैंसिल करेंगे 30 हर्ट्ज आ जाएगा। तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 30 हर्ट्ज है, बीटा ऑप्शन करेक्ट है बेटा। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट डार्क पॉइंट फ्रॉम द स्क्रीन, स्क्रीन पे मैक्सिमा मिनिमा बने हुए हैं, और स्क्रीन के सेंटर से, बेसिकली स्क्रीन का मैं सेंटर ऑफ द स्क्रीन लिखना चाहिए था, सेंटर ऑफ स्क्रीन से फर्स्ट डार्क पॉइंट का डिस्टेंस बताना है, और सेंटर से किसी भी डार्क पॉइंट हो या ब्राइट पॉइंट हो उसका डिस्टेंस अगर निकालना हो तो उसका मतलब ये कि हम उसकी वर्टिकल पोजीशन को निकाल रहे हैं, तो वर्टिकल पोजीशन को निकालना है। जबकि हमें फ्रिंज स्पेसिंग दे दी है वो है 2.2 मिलीमीटर। तो बेटा वर्टिकल पोजीशन ऑफ अ डार्क पॉइंट निकालना हो उसके लिए फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है m + ½
इंटू लैम्डा एल ओवर डी। और हमें पता है बेटा जो फ्रिंज स्पेसिंग होती है वो लैम्डा एल ओवर डी के बराबर है, चाहे मैक्सिमा के लिहाज से देखें चाहे मिनिमा के लिहाज से। इंटरफेरेंस में जो कंजक्टिव मिनिमा है या कंजक्टिव मैक्सिमा है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। तो लैम्डा एल ओवर डी जो है वो डेल्टा वाई के बराबर है, यानी फ्रिंज स्पेसिंग के बराबर है। तो इसको हम डेल्टा वाई लिख लेते हैं। तो एम की वैल्यू जो है वो अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए एम की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एम की वैल्यू 0 पुट करेंगे। फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए एम की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो इस तरह से ये डेल्टा वाई ओवर 2 आ जाएगा। डेल्टा वाई 2.2 है डिवाइड बाई 2 तो 1.1 मीटर आ जाएगा। बात को समझिए, इंटरफेरेंस में जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज है उसके लिए एम की वैल्यू 0, सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए एम की वैल्यू 1, थर्ड डार्क फ्रिंज के लिए एम की वैल्यू 2। तो यहाँ पे चूंकि फर्स्ट डार्क फ्रिंज की बात की है, फर्स्ट डार्क पॉइंट की बात की है, तो इसमें आपने एम की वैल्यू 0 लेना है। तो इसमें हमारे पास बीटा ऑप्शन करेक्ट आंसर बेटा। सपोज दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r इज f। प्रोटॉन्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बताना है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला लिख देते हैं। और प्रोटॉन्स के लिए जो है वो हमारे पास चार्ज E होता है दोनों पे, तो ये बन गया ke² ओवर r स्क्वेयर। ये तो ये प्रोटॉन्स के दरमियान फोर्स आ गई। अब कहा जा रहा है कि अगर उतने ही डिस्टेंस पे अल्फा पार्टिकल रख लिए जाएं तो अल्फा पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स क्या होगी। तो बेटा अल्फा पार्टिकल्स के केस में चार्ज होता है ईच अल्फा पार्टिकल पे 2e होगा। तो 2 अल्फा पार्टिकल है 2e इंटू 2e ओवर r स्क्वेयर। तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ke² ओवर r स्क्वेयर। और ये जो ब्रैकेट वाली चीज है ये फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स है। तो अगर इसका कंपैरिजन हम करेंगे अल्फा पार्टिकल फोर्स के लिहाज से तो ये 4 टाइम्स हो जाएगी। तो फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा। ए स्टूडेंट हैज 5 रेजिस्टेंसेस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस 5 है और ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू 1/5 ओम है। मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग देम इन पैरेलल। बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस हासिल होगी। और अगर सारी आइडेंटिकल रेजिस्टेंस लगाई हुई हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो उस केस में जो मिनिमम इक्वल रेजिस्टेंस है उसको निकालने का फार्मूला है R ओवर N। तो R की वैल्यू हमारे पास 1/5 है और N भी 5 है। तो इस तरह से ये 5 जो है ऊपर वाला नीचे आकर मल्टीप्लाई होगा तो 1/25 ओम आ जाएगा। तो बीटा ऑप्शन करेक्ट आंसर है बेटा। The EMF is always present even when no current is drawn through the battery। चाहे करंट ड्रा हो चाहे ना हो, EMF is always present। पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो कब 0 होगा, जब करंट ड्रा नहीं हो रहा होगा, और जब करंट ड्रा हो रहा होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप उस वक्त 0 नहीं होगा। तो इसमें EMF हमेशा प्रेजेंट रहती है। बीटा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर बेटा। In EMF experiment, the particle with small e by m value will circle with the small radius या large radius या infinite radius। यानी उसका रेडियस क्या होगा, तो उसके लिए हम लगाते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई भी चार्ज है जब मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स है EVB, ठीक है, इट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको हम mv² ओवर r के बराबर कर लेते हैं। तो बेटा इसमें आप देखें तो v एक कैंसिल कर दें, r की वैल्यू क्या हो जाएगी mv ओवर EB, ये हमारे पास आ गया। और इसको अगर मैं इस तरह से अरेंज कर लूं, ये m नीचे ले जाऊं तो E ओवर m ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। ये m ऊपर है तो इसको नीचे भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से जो रेडियस है
इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई बाई एम। ठीक है, अगर ई बाई एम स्मॉल है तो उस केस में सर्कल का रेडियस लार्ज होगा। तो इसमें बीटा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनती है, लार्ज। इफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास 0.5 टेस्ला है और एरिया यहाँ पे 2 मीटर स्क्वायर है और एंगल अगर यहाँ पे 60 डिग्री, ये एंगल वेक्टर एरिया का एंगल है। ठीक है, ये जरा थोड़ा क्लियर करना था, इसमें मिस्टेक छोटी सी है, वेक्टर एरिया के साथ एंगल है। देन द रिजल्टिंग फ्लक्स विल बी, फ्लक्स आपने बताना है। तो बेटा जो फ्लक्स होता है वो बी ए कॉज ऑफ थीटा, कॉस 60 ले लें। बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0.5 है, एरिया 2 है। ठीक है, और cos 60 1/2 होता है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये 0.5 वेबर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, तो इसमें करेक्ट आंसर बनता है बीटा। लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो बहुत ही कॉमन सा सवाल है, बार बार रिपीट होता है, तो इसको यहाँ भी दिया गया है ताकि आपको पक्का याद हो जाए। तो एनर्जी आ जाएगा इसमें, डेल्टा ऑप्शन। ए टेंसाइल स्ट्रेन, स्ट्रेन की वैल्यू हमारे पास है 0.02 और जो टोटल लेंथ है वायर की वो है 10 मीटर। तो चेंज इन लेंथ बतानी है, तो बेटा जो स्ट्रेन होती है वो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ लिखेंगे और यहां से चेंज इन लेंथ जो है वो हमारे पास स्ट्रेन इनटू ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन की वैल्यू 0.02 है और ओरिजिनल लेंथ 10 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, 0.2 मीटर। सी ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है बेटा। ए 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस काजिज स्ट्रेन ऑफ 0.2 मीटर। ठीक है जी, और कहा जा रहा है कि अगर स्ट्रेस को व्हाट स्ट्रेन वुड आ 200 न्यूटन पर मीटर स्ट्रेस प्रोड्यूस, अगर स्ट्रेस को डबल कर दें तो स्ट्रेन क्या होगी? पहले 100 है ना, अब स्ट्रेस को कितना किया जा रहा है 200, लेकिन साथ बता दिए कि अगर इलास्टिक लिमिट को रीच नहीं किया जाता तो बेटा विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप स्ट्रेस को डबल करेंगे तो स्ट्रेन भी डबल हो जाएगी। तो यहां पे देखें, अगर पहले स्ट्रेन 0.2 है और स्ट्रेस 100 है, तो जैसे स्ट्रेस को डबल किया 200 किया तो स्ट्रेन 0.2 का डबल क्या बनेगा 0.4। तो ये हुक्स लॉ है, तो इसमें बगैर कैलकुलेशन के आप इसको गेस कर सकते हो। तो 0.4 हमारे पास जो है वो स्ट्रेन आएगी, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट आंसर बेटा। ड्यूरिंग फुल वेव रेक्टिफिकेशन ऑफ एन एसी द लोड रेजिस्टेंस आर रिसीव्ड डीसी, यानी आउटपुट जो हम लेते हैं रेक्टिफिकेशन में वो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस लेते हैं और वो आउटपुट हमारा डीसी होता है। तो बताओ वो जो डीसी है वो किस सिचुएशन में हमारे पास आएगा? बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी, यानी एसी का नेगेटिव हाफ साइकिल जो है उसके ड्यूरिंग भी आउटपुट मिल रही होगी और पॉजिटिव हाफ साइकिल के ड्यूरिंग भी आउटपुट मिल रही होगी जब फुल वेव रेक्टिफिकेशन होगी। और अगर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होगी तो एनी वन ऑफ द हाफ साइकिल जो है उससे हमें आउटपुट मिलेगी, या पॉजिटिव हाफ साइकिल से आउटपुट ले सकते हैं या नेगेटिव हाफ साइकिल से ले सकते हैं। लेकिन फुल वेव में हमारे दोनों हाफ साइकिल जो है वो यूज होते हैं आउटपुट देने में। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है बेटा। द गेन ऑफ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 एंड R2, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो गेन होता है -R2/R1 होता है ना, इस फार्मूले को अप्लाई करें। R2 200 है किलो ओम और ये 50 किलो ओम है, तो इस तरह से ये -4 आ जाएगा। तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट आंसर बेटा। इफ U33 में से 2 अल्फा पार्टिकल इमिट होते हैं, बेटा U233 और 92, इसमें से अगर 2 अल्फा पार्टिकल निकाले जाएं, 2 अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल से जो मैस नंबर है वो 4 कम होता है,
और अगर 2 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो मास नंबर 8 कम होगा। तो 233 में से अगर 8 कम कर दिए जाए तो 225 आ जाएगा। और इसी तरह से चार्ज नंबर कितना कम होगा, अगर 1 अल्फा पार्टिकल निकले तो चार्ज नंबर 2 कम होता है, 2 अल्फा पार्टिकल निकले तो चार्ज नंबर 4 कम होगा। तो 92 में से 4 कम करेंगे तो 88। तो बेटा इस तरह से जो हमारे पास आंसर बनेगा वो डेल्टा बनेगा। तो बेटा ये था आज का फाइनल जो टेस्ट आपने डिस्कस कर लिया। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, एफर्ट करो, मेहनत करो और बाकी अल्लाह से दुआ भी मांगो। तो अल्लाह ताला दुआएं सुनने वाला है और इंशाल्लाह जो है वो बेहतर होगा। ओके जी बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।